2013 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट ए से आपको दोनों क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, पार्ट बी से आपको 5 में से कोई भी 3 सवाल करने होते हैं। ठीक है, चलिए बेसिकली टोटल क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे एंड आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। ठीक है, आपको पूरे 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में आपको फ़र्क बताना है। पहला सवाल आप लोगों का है सेलिंग और मार्केटिंग में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई सेलिंग और मार्केटिंग सेम ही तो है, सिनोनिमस तो है, एक दूसरे के साथ ही तो लगते हैं। मतलब मार्केटिंग क्यों करते हैं? बेचने के लिए। बेचते कैसे हैं? मार्केटिंग करके। नहीं, they both are different functions. They both are different functions. In fact, these two terms have different meaning in marketing management. दोनों का अलग अलग मतलब है भाई। सेलिंग का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बेचकर आना, एक्सचेंज में पैसे लाना। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के बदले पैसे लाना, ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। सेलिंग क्या है? अब सिंपल से अगर एक शब्द में बोलूँगा तो सेलिंग क्या है? कि एक्सचेंज प्रोसेस है। लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में सिर्फ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मार्केटिंग में सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं जिससे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कहां तक पहुंचाया जा रहा है? कंज्यूमर तक। ठीक है, जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से यानी कि जो बना रहा है उससे यूज़ करने वाले तक पहुंचाया जाए, इसके बीच जितनी सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आएगा प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके मार्केटिंग के अंदर आएंगे। आई होप कि आपको सेलिंग और मार्केटिंग में कोर डिफरेंस पता चल गया होगा। सेलिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप दुकान पे गए, पैसा दिया, सामान लिया, उसने आपको सामान बेच दिया यानी कि सेल कर दिया, ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है उस या फिर पहले से चल रहा है, उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत की गई है, जितनी सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ मिलकर इस मार्केटिंग को पूरा करेंगे। राइट, क्लियर। चलिए, मार्केटिंग का पूरा फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, सेलिंग का पूरा फोकस होता है कि कितना ज़्यादा हम किसी प्रोडक्ट को बेच दें। राइट, क्लियर। चलिए, नाउ तो मार्केटिंग एक चेन ऑफ एक्टिविटी है बट सेलिंग एक सिंगल एक्टिविटी है, ऐसा आप समझेंगे। तो भैया एक छोटा सा और एक टेबलर फॉर्म में डिफरेंस देख लें। तो जैसा आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सेलिंग का पूरा फोकस रहता है प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केटिंग का पूरा फोकस रहता है कस्टमर की वांट पे। कस्टमर को क्या चाहिए, तभी तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा ना। सेलिंग में पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है, बाद में बेचा जाता है। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। पहले लोगों से पूछा जाता है कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए होगा वही प्रोड्यूसर से लाकर आपको दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। सेलिंग में पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड रहता है कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेच दें, कितना ज़्यादा हम सेल कर दें। मार्केटिंग में पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। यस, प्रॉफिट सबका, मेरा, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, सबका। नाउ सेलिंग के अंदर जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए की जाती है कि कैसे बेच देंगे भाई। लेकिन मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग रन ओरिएंटेड प्लानिंग की जाती है ना। मार्केटिंग जब की जा रही है, हो सकता है प्रॉफिट अभी नहीं आ रहा हो, बाद में आएगा, फॉर टुमारोज मार्केट एंड फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए मार्केटिंग के अंदर। लेकिन सेलिंग में तुरंत चाहिए रिजल्ट, जैसे सेल्स प्रमोशन, दिवाली वाली सेल है ना, बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये सब क्या हैं? दीज आर सेलिंग फंक्शन। और मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आज खरीदिए, निश्चिंत रहिए, ऐसा करके कोई एडवर्टीजमेंट अगर आ रहा है या आपके पास वो प्रोडक्ट आपकी नीड, वांट, डिमांड के हिसाब से भेजा जा रहा है। चलिए, हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अगला डिफरेंस है प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स के बीच में। भैया प्रोडक्ट लाइन क्या होती है और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? क्या हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दें? 2011 वाले क्वेश्चन पेपर में हमने पढ़ा हुआ है इसे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि एक सिमिलर प्रोडक्ट की जो चेन होती है, जैसे
मैं अगर सोप की बात करूं तो सारे सोप होते हैं भाई, सबसे हम लोग नहाते हैं, सोप का मतलब सोप है ना, सोप को बॉडी पे लगाया जाएगा, नहाया जाएगा। अब ये सोप बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सोप आते हैं, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, ठीक है, सिंथॉल हो गया, इस तरह के बहुत सारे सोप आ रहे हैं। ये सारे के सारे सोप क्या हैं, एक प्रोडक्ट लाइन है। सोप क्या है, एक प्रोडक्ट लाइन है, पूरी की पूरी। सोप कैसे भी हो, ठंडी में नहाने वाले, गर्मी में नहाने वाले, खुशबूदार, पिघल जाने वाले, कैसे भी, मतलब ये सारे के सारे प्रोडक्ट लाइन के अंदर आएंगे। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा कितने सारे रेंज मेरे पास है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोडक्ट लाइन की बात करी तो एक सिंगल टाइप के प्रोडक्ट की पूरी चेन होगी, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं तो बजाज वाले क्या क्या बेचते हैं भाई, इनके पास प्रोडक्ट मिक्स है, फैन, मिक्सर, लैंप, गीज़र, ये प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड है ही नहीं, बट ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट लाइन की बात करूं तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर फैन, अब ये फैन कैसा आएगा, लाइट वाला फैन, 4 पंखुड़ियों वाला फैन, है ना, क्लियर। अगर इस एसी की बात करूं तो एसी एक प्रोडक्ट लाइन है, उसके अंदर स्प्लिट एसी, विंडो एसी, डबल इन्वर्टर एसी, सिंगल इन्वर्टर एसी, 1 टन का, 1.5 टन का, 2.5 टन का, ये क्या है, ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लाइन है। तो क्या आप लोगों को प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर डिफरेंस समझ में आया, सभी लोगों को? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, ब्रेड्थ एंड डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, राइट। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बता दिया बजाज का एग्जांपल देखिए कि भैया इनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना। आगे बात करते हैं, समय थोड़ा कम है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से ज़्यादा पढ़ें और अच्छे से भी पढ़ें, ठीक। अगला, हमने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और प्रिसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग को पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में दिया तो था, लेकिन पढ़ाया नहीं था। क्या आप लोगों ने होमवर्क में इसे पढ़ा था, ईमानदारी से मुझे बताना, क्लास स्टूडेंट्स, क्या ये टर्म देखी हुई है आपने, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्रिसीव्ड प्राइसिंग? किसी ने रिवाइज ही नहीं किया पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में से, और ये बहुत बुरी आदत है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम अब तो आ गए हैं, मात्र कुछ दिन बाद ही हैं आपके एग्ज़ाम्स, तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी नज़र डाल लीजिए आप लोग, है ना। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो मज़ा आपको नहीं आएगा भाई। अभी समझ में आ जाता है, फिर बाद में गोल हो जाता है, इसी वजह से। चलिए, पहला सवाल है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है और परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है। जब हम कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, मान लेते हैं आई हैव टू सेल एनी सिंगल प्रोडक्ट, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट को सेल करना है, सिंपल। उसके ऊपर जितनी भी एडिशनल प्राइसिंग लगाऊंगा, जो मार्कअप में लगाऊंगा, इसी को कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, एक मुझे जीन्स बेचनी है, एक जोड़ा जीन्स बेचनी है। अब मैं क्या करूँगा, है ना, मेरा इसका जो कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट है वो आया 100 रुपये, लेबर कॉस्ट 300 रुपीज़, ओवरहेड कॉस्ट 150। ओवरहेड का मतलब है बाकी सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में जितना पैसा लग गया, तो टोटल मिला के जो पैसा लगा 550 रुपये लग गया। अब मैं इसके ऊपर एडिशनल पैसा कितना ले रहा हूँ, कॉस्ट में कितना प्लस कर रहा हूँ, ये तो मेरी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग आ गई 550 रुपये, लेकिन मैं इसके ऊपर फ़ायदा कमाना चाहता हूँ 50%, जितना मैंने खर्च किया है उसके ऊपर 50% और ऐड ऑन होकर मेरे पास आए। तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस में 1.5 गुना कर दिया, 1 + 0.50 मतलब मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 825 रुपीज़ की मैं जीन्स अब बेचूंगा। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के हिसाब से, जिसमें 50% मार्कअप है, मेरी प्राइसिंग 825 रुपये हो जाएगी। क्या सबको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग समझ आई? यस। जितनी कॉस्टिंग आई है उसके ऊपर जो हम पैसा लेते हैं, इसी को हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। और हम हमेशा ऐसा ही तो करते हैं यार, जितने रुपए का आता है उससे ज़्यादा का बेचते हैं, सिंपल। तो सारी प्राइसिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप कभी दूसरी प्राइसिंग यानी कि लॉस लीडर प्राइसिंग ना यूज़ कर रहे हो। पता है ना, लॉस लीडर में
हम खरीदे गए दाम से भी कम में सामान बेच देते हैं, क्योंकि उस लॉस को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से लीड करना होता है हमें। कभी कभी मिल्क हमें सस्ता बेचना होता है, जिससे लोग ब्रेड खरीदें तो ब्रेड में अर्न किया गया प्रॉफिट उससे कंपनसेट कर लें मिल्क को, ब्रेड में या बाकी जो नाश्ता खरीद के लेके जा रहे हैं, चीनी, आटा, दाल, चावल, है ना, ये सब। तो उस केस में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नहीं होगी। आगे बात करते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मेरे पास ना, अब हम थोड़ी महंगी बातचीत कर लेते हैं, मेरे को आईफोन का कवर लगवाना है, सिंपल। अब मैं अगर एक डिस्काउंट स्टोर पे गया, मेरे को कितने रुपए का मिल रहा है? 200 रुपए का। लेकिन एक्सक्लूसिव स्टोर गया ना जब आईफोन के, तो मेरे को कितने रुपए का दे रहे हैं? 2000 रुपए का। सिंपल है ना। तो ये क्या है, लोग अलग अलग वैल्यू परसीव करते हैं अलग अलग स्टोर से, अलग अलग ब्रांड से। तो लोग जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं उसको उतने ज़्यादा पैसे देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे इग्नू के ट्यूशन्स के लिए फ़ीस बड़ी कम रहती है, अगर यही IIM की कोई क्लास होती तो एक लेक्चर, आधे घंटे के लेक्चर के लिए पहले से प्री बुकिंग होती है, डेट बता दी जाती है, मिस हो गया तो कुछ भी वापस भी नहीं होता। समझ रहे हो? IIM की वैल्यू ज़्यादा है, बाकी इग्नू की तो आप लोग बताएंगे ही, ठीक है। खैर, तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग समझ में आ गई आप लोगों को विद्यार्थियों? चलिए आगे बात करते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? जब मुझे ना भर भर के सब सामान बेचना हो, बहुत सारा, जल्दी जल्दी सारे के सारे स्टोर में मैं लगवा दूं अपना सामान, बस कि आज मैंने बनाया नहीं कल भेज दिया। कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट जल्दी जल्दी लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके। ये कैसा, किन किन प्रोडक्ट के लिए होता है? सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट, टॉयज़, इन सभी के लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेज और मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम जल्दी से ज़्यादा जगह पहुंचाना चाहते हैं। बिस्किट आपको सब जगह दिखेगा, एक ठेले वाले के पास भी और एक सुपरमार्केट में भी, ठीक है ना। बट और सेम बिस्किट यार, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बिस्किट आएगा, सेम बिस्किट, पार्ले जी। ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका। लेकिन अगर मैं बात करूं, पार्ले प्लेटिना डबल चिप कुकीज करके कोई कुकीज आ गई, बिस्किट ही है, कुकीज बोल दिया उसे, मतलब स्पेशल तरीके से बेक करके बनाई जाती हैं, कुकीज बोलते हैं उन्हें, फिर बिस्किट्स के अलावा होती है। यस, तो क्या मुझे वो सब रेडी पटरी पे भी मिलेगा? क्या स्टॉल्स पे मिलेगा? छोटी दुकानों में मिल जाएगा वो पार्ले प्लेटिना डबल चिप कुकीज बिस्किट ऐसा कुछ करके? गाइज, कुछ स्पेशल दुकानों पे ही तो मिलेगा ना। मुझे रेड वेलवेट केक लेना है, तो क्या सभी दुकानों पे मिलता होगा ये, सभी केक की शॉप्स पे? और एक्सक्लूसिव वाला मतलब कुछ ऐसा स्पेशल ऐड करवा के लेना चाह रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो वो सब दुकानों पे तो नहीं मिलता होगा। कुल मिला के इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोडक्ट को ज़्यादा और जल्दी सभी स्टोर तक पहुँचाया जाता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कंट्रोल किया जाता है कि सब लोगों तक जल्दी ना पहुँचे। हम चाहते हैं कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये हमारा सामान बेचा जाए। कोई भी प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव किसी स्टोर के लिए होता है तो उसी स्टोर में मिलता है, बाकी सब जगह नहीं मिलता। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि नथिंग फ़ोन 1 खरीद के दिखाओ और अमेज़ॉन से ख़रीद लो, तो क्या मिलेगा मुझे अमेज़ॉन पे नथिंग फ़ोन 1? यस बोला या नो बोला आपने? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट पे। रीज़न समझ रहे हैं आप लोग? सो उसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कुछ लिमिटेड स्टोर्स पर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके भैया इसका बेनिफिट क्यों होता है ऐसा एक्सक्लूसिव लिमिटेड लोगों को? क्योंकि हम कंट्रोल कर पाएँ कितना प्रोडक्ट कब कहाँ कैसे बेचा गया है, बीच में मिडलमैन को हटा पाएँ, कॉस्टिंग हमारी कम हो मिडलमैन वाली, और प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा पाएँ कि हम लोग महंगा, एक्सक्लूसिव और बिल्कुल ऐसे सबसे दमदार प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ
क्या आपको एक्सक्लूसिव और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया विद्यार्थियों? बस फारूक को ही आ रहा है क्या? मुकुंद, रूबी, सौम्या, बाकी सभी लोग ठीक है? ईमानदारी से बोलना है भाई, समझ नहीं आया मुझे दोबारा बता देना, मतलब ऐसे टेक्स्ट कर देना मुझे, ठीक है? कोशिश करूँगा कि मैं आखिरी में उसका जवाब ज़रूर दूँ। बात करते हैं, शॉर्ट नोट लिखना है हमें प्रमोशन मिक्स पे। मार्केटिंग मिक्स नहीं है ये प्रमोशन मिक्स है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बढ़िया वाले तरीके। मिक्स का मतलब कॉम्बिनेशन। प्रमोशन का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? तो अगर मैं आज आपसे बताऊं कि प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें, वैसे आपको आता भी होगा। आप लोगों ने अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ये सब देखा भी होगा कि बहुत सारे टूल टीवी पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, सब जगह कहीं कुछ ना कुछ छप के आ ही रहा है, जिससे आपको कुछ नया, किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। चाहे आप रेडियो सुन रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बिल कोई देख रहे हो, या सड़क के किनारे जा रहे हैं तो कोई होर्डिंग पे दिख गया, नियॉन साइन, पोस्टर, बैनर, इन सभी जगह हैंगर, बिन, स्ट्रेमर्स, सब जगह आपको क्या दिख रहा है भैया? कुछ ना कुछ प्रमोट हुआ दिख रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो प्रमोट हो रहा है। इवन वारंटी कार्ड के पीछे, पंखा खरीदा है कूलर का, उसके ऊपर पीछे वारंटी कार्ड का कुछ छपा होगा। कुल मिला के प्रमोशन बहुत सारे तरीके से किया जा रहा है, कोई एक सिंगल आइडियल तरीका नहीं है प्रमोशन करने का। सो जान लेते हैं कि कितने कंपोनेंट होते हैं प्रमोशन मिक्स में। होते हैं भैया 4: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। अगर ये 10 नंबर का सवाल होता तो आप इन चारों को भी डिफाइन करते, ठीक है? एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन, राइट? चलिए हम बात कर लेते हैं फ्री ऑनबोर्ड प्राइसिंग की, यानी कि FOB, फैक्ट्री प्राइसिंग की। अब फ्री ऑनबोर्ड प्राइसिंग के अंदर होता क्या है कि जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा ना, सारा पैसा उसी से लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में 10 रुपये का बना है, कोई एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में कितने रुपए का बना है? 10 रुपये का, है ना? अब उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि दिल्ली ले जाने तक, ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है? अच्छा, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। खैर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री पे 10 रुपये का प्रोडक्ट बना और उसे दिल्ली ले जाने में 2 रुपये का खर्चा आ गया। अब सेलर को जो बायर है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सेल प्राइस पता है कितने का होगा? 10 रुपये का आया था, 2 रुपये लग गए लाने में, तो 12 रुपये दो भाई। बायर चुकाएगा कितने रुपए? 12 रुपये, ठीक है ना? अगर ये गया कहाँ भाई? दिल्ली से दूसरी जगह चला गया, मान लेते हैं ये चला गया पंजाब। पंजाब जाने का खर्च आया 3 रुपये और इससे ले लिए गए 13 रुपये। 10 रुपये का तो आ ही रहा है ना, फैक्ट्री का प्राइसिंग है, तो 13 रुपये लिए जाएंगे बायर से। इसी तरह किसी दूसरी लोकेशन पे मान लेते हैं इसको लेकर गए तमिलनाडु, वहाँ तक खर्चा आ गया 4 रुपये, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 14 रुपये। समझ रहे हैं? तो ये क्या है भैया? फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग मतलब कितने रुपए का भी आए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़कर पैसा लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसमें भैया फ़ायदा और नुकसान क्या रहता है? फ़ायदा ये रहता है कि हम लोगों को नुकसान सफ़र नहीं करना पड़ता, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और हम एकदम प्राइस फ्री रहते हैं, हमें टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं आते हमें। लेकिन है ना, दिक्कत यहाँ आ जाती है अगर हमारे कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, तो हम कंपटीशन में हम ऑब्सलीट यानी कि ख़त्म किए जा सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, ठीक है? यस, क्लियर नाउ। चलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू होकर जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ एक फ़ोटो मैंने दे रखा है, ये फ़ोटो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है पिक्चर? यस, चलिए
जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसका आइडिया आया अपने पास कि यार ये वाला प्रोडक्ट हम बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, तो उसमें लगेगा पैसा। जब पैसा लगेगा तो प्रॉफिट हमारा माइनस में होगा ना, मतलब जेब से पैसा लगाना पड़ेगा ना, और सेल तो जीरो हो रही होगी। लेकिन जब हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो एक आध उसको ट्रायल फेजेस पर लेके जाएंगे, जब इंट्रोडक्शन पे लेके आएंगे तो हमें खर्चा थोड़ा लगेगा, लेकिन सेल बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। जब लोगों को दे रहे हैं भाई एक एक सैंपल यूज़ करने के लिए, तो लोग सैंपल के पैसे पे कर रहे हैं और हमारी सेल बढ़ रही है। इसके बाद जब वो प्रोडक्ट ग्रोथ फेज़ में आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा और सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? सेल ऐसे हो जाएगी, मतलब स्काई रॉकेट। नाउ फिर मैच्योरिटी फेज़ में हम लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे इस प्रोडक्ट की सेल को, कि बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लोग सिर्फ यही खरीद रहे हैं आजकल, बस कंपटीशन में हमारे सिवा कोई और है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? नाउ चलिए, सो ये क्या है, मैच्योरिटी फेज़ है। ये क्या है, मैच्योरिटी फेज़। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डिक्लाइन फेज़। जस्ट अ मिनट, आई टेक 1 मिनट गाइस। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, हम मैच्योरिटी फेज़ पे थे। इसके बाद क्या होगा भाई, अब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने लगा है, फिर क्या होगा, क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा समय तक बिक सकता है? लंबे समय तक हमेशा वही बिक रहा है, लोग वही खरीदे जा रहे हैं, उसकी सेल एक समय के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। अब लोग उसे खरीदना कम कर देंगे। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा। ठीक है, और समय आते आते वो मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। अब उस प्रोडक्ट को सिर्फ किताबों में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो अब मार्केट में नहीं है। इस तरह से पूरी की पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चलती है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। नाउ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल कराया जाता है मार्केट में, ताकि लोग ज़्यादा खरीद लें। यहाँ पर कंपटीशन फेस नहीं करता वो प्रोडक्ट, क्योंकि बिल्कुल नया होता है। ठीक है, क्लियर? तो ज़्यादा उसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, हमारा खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। फिर ग्रोथ स्टेज में जब आता है तो अब इसके नए कॉम्पिटिटर भी शुरू हो रहे हैं, कि लोगों को लग रहा है अच्छा ये ज़्यादा चल रहा है, चलो फिर इसको क्या करते हैं, इसके साथ कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर? नाउ तो डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो रैपिडली ग्रो करेगी, है ना? क्लियर? आउट पेसिंग सप्लाई, मतलब ज़्यादा बिकेगा, ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा आपको। फिर मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, इट इज़ टू ऑप्टिमिस्टिक टू थिंक द सेल विल कीप शूटिंग। सेल हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक मैच्योरिटी स्टेज पर आने के बाद आपकी सेल जो है वो रुक जाएगी, उतनी ही होगी। जब ऐसा हो कि बहुत समय तक आपकी सेल ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लगातार रुक गई है, तो इसका मतलब अब मैच्योरिटी स्टेज में आप आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे और वो ज़्यादा एक्टिव भी बन जाएंगे। ठीक, फिर अगर वो कॉम्पिटिटर्स ने नया प्रोडक्ट लेकर आए, कुछ एडवांसमेंट के साथ लेकर आ गए, तो अब आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सलीट यानी कि डिक्लाइन वाले स्टेज में चला जाएगा, फिर मार्केट से बाहर हो जाएगा वो। इस केस में होता क्या है, कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लोगों को बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मौका मिल जाता है। दिस इज़ द स्टेज वेयर द प्रॉफिट ड्रॉप रैपिडली एंड अल्टीमेटली द लास्ट स्टेज एमर्जेस। बस यहीं ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट आपका। चलिए नाउ, क्या आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आई? यस। ये 10 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको बढ़ा के आप लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे के। नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स काफ़ी बड़े स्टोर्स माने जाते हैं भैया, लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज होता है एक सेपरेट प्रोडक्ट लाइन के अंदर। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जैसा कि नाम बता रहा है यार, इसमें डिपार्टमेंट ही अलग अलग होंगे, है ना? क्लियर? चलिए, तो अब हेयर कटिंग हो गई, कार पार्किंग हो गया, टेलीग्राफ ऑफिस, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, मूवी थिएटर्स, ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर।
ठीक, जैसे स्पेंचर्स हो गया, नीलगिरी ऑफ मद्रास, कमालया ऑफ कलकत्ता, अकबर अली ऑफ बॉम्बे, इनका कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ठीक है, आजकल का एक नया एग्जाम्पल अगर मैं ऐड कराऊँ तो भाई डी मार्ट। ठीक है, चलिए नाउ, अच्छा लोग यहाँ पर रुकते हैं आके और खूब सारा सामान खरीदेंगे। ये बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि टियर 1 सिटीज़ के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ पार्ट बी पर आ गए हम अपने क्वेश्चन पेपर के, और यहाँ पर आपको कोई भी 3 सवाल सॉल्व करने हैं पार्ट बी के। ठीक, तो भाई पार्ट बी, चलिए पहला सवाल है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है और इसके कितने कंपोनेंट होते हैं। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। डेफिनेशन, मार्केटिंग रिक्वायर्स सेवरल एक्टिविटीज टू बी डन। टू बिगिन विद अ कंपनी में चूज एक सिंगल तरीका चूज कर सकता है कि मार्केट में जाने का, या फिर बहुत सारे तरीके चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। द मैन्युफैक्चरर ऑफ बेदिंग सोप फॉर एग्जाम्पल मे एम एट वर्किंग इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनकम ग्रुप एज हिज टारगेट कस्टमर्स। तो वो उन्हीं के लिए क्या करेगा भैया, मार्केटिंग मिक्स उस तरीके से चलाएगा कि इन लोगों तक हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंच पाएगा। ठीक है, ऑन द अदर मार्केट इज दिस ऑन द टारगेट मार्केट। वंस एक बार अगर हमें पता चल गया कि भैया हमारा टारगेट मार्केट कौन है, तो हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए मार्केटिंग की नई नई स्ट्रैटेजीज या फिर जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनका कॉम्बिनेशन लेकर लोगों तक पहुंच जाएंगे। इन सारे तरीकों को जिससे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इन सभी तरीकों को एक साथ अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा मार्केटिंग मिक्स। इसको मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट होते हैं भैया 4 P's। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट बाकी सभी लोगों की जो डिमांड है, नीड वांट डिमांड है, क्या उनको पूरा कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ अगला, प्राइस। भैया प्राइस जो कस्टमर किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए पे करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ना। क्लियर, चलिए नाउ फिर प्रमोशन, आप किस तरीके से प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी है तो आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए ना, जो लोग खरीदें, जिसको उनकी ज़रूरत है। फिर प्राइस भी उतना ही होना चाहिए जितना लोग पे कर पाएँ, जो लोगों के बस में हो, है ना। राइट प्राइस कॉन्सेप्ट आपको रखना है। फिर प्रमोशन उस तरीके से करवाना है जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। ठीक है, फिर वही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि सभी लोगों तक, जो भी आपके टारगेट कस्टमर हैं, उन तक वो प्रोडक्ट पहुंच भी जाए। ठीक, चलिए सो दीज आर 4 P's ऑफ मार्केट मिक्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो भैया हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के जो हैं पैकेजिंग हम लोग कर सकते हैं किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, है ना। चलिए, तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम पैकेजिंग करेंगे। पहला है मनी ऑफ पैक। मनी ऑफ पैक पे एक फ्लैश, एक डिस्टिंक्टिव कलर से लिखा रहेगा कि 30% ऑफ, 20 रुपीज़ ऑफ, ऐसा लिखा रहता है, 10 रुपीज़ ऑफ। ये जानबूझकर पैकेजिंग पे लिखा गया है जिससे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए कि ये प्रोडक्ट सस्ता है। दूसरा, कूपन पैक। किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा रहता है कूपन इनसाइड, लिखा रहता है कि नहीं, है ना गाइज, हैव यू सीन दैट। चलिए, पैक इन प्रीमियम। आप प्रीमियम, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग कभी वो क्या नाम है, किंडर जॉय वगैरह रहता है, उसके अंदर अगर आप उसे खोलेंगे तो भैया उसके अंदर गिफ्ट मिलेगा आपको। मान लेते हैं किसी कॉस्मेटिक के पैक में आपको क्या मिल गया, एक रुमाल मिल गया। किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, निहार शांति आंवला के साथ टूथपेस्ट मिल रहा है, कोई डाबर, है ना। तो वो क्या है, पैक इन प्रीमियम है। फिर प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेजिंग का मतलब है कि
स्पेशली उसके लिए बनाया गया है। जैसे टेट्रा पैक सुना है आप लोगों ने, टेट्रा पैक गाइस, टेट्रा मतलब 4 लेयर वाला पैक, ठीक है। चलिए नाउ, तो स्पेशल प्रीमियम पैकेजिंग है यार उसकी, अलग तरीके से पैक किया गया उसको। सेल्फ लिक्विडेटर, द बायर हैज़ टू सेंड द कंपनी अ नंबर ऑफ पैकेज ऑफ पार्ट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ढक्कन कभी बेचकर आप लोगों ने पेप्सी खरीदी है? याद करो पुराने वाले दिन जब आप पेप्सी खरीद कर लेकर आया करते थे, कांच की बोतल वाला, और उसके जो ढक्कन होते थे जब उन्हें इकट्ठा करके वापस देते थे तो आपको मिलता था कुछ डिस्काउंट पेप्सी खरीदने पे। याद है किसी को? सर वो गुजरे ज़माने, वो गुजरा समय। हाँ, किसी को याद है? खाली पैकेट वापस करने पे कभी कभी सामान मिलता है, पहले मिला करता था, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटर पैकेजिंग। फिर चेंजिंग द पैकेज, समय आप लोगों ने लेज वाला पैकेट देखा था जिसपे फेस बना रहता था, वो फनी फनी सा, है ना गाइज? ये क्या है? चेंजिंग द पैकेज वाला एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए, अब पहले क्या होता था, जो भी वाटर बॉटल्स वगैरह भी आती थी तो बहुत ज़्यादा ऐसी बॉटल्स में आती थी, या दूसरे कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो गए, वो ऐसे कलर में आते थे कि भाई जिसको ना पहचानना मुश्किल हो कि इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भैया पेट यानी कि पॉलीइथाइलिन टेट्राफिलेट करके एक केमिकल के द्वारा बनाया गया इस प्लास्टिक, उससे पेट प्लास्टिक का यूज़ करके लोग बनाने लग गए कि भैया जिसके अंदर ना ज़्यादा समय तक प्रोडक्ट फ्रेश रहता है, ठीक है। सो कंपनी इसको चूज़ करने लग गई। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं ऑड साइज पैकेजिंग। सब लोग 500 ml का केचप बेच रहे हैं, मैगी क्या करके लाई? मैगी बोल रही कि हम अपनी बिल्कुल अलग पैकेजिंग निकालेंगे 400 ml की, लोगों को सस्ता भी दिखेगा और हमारे में 100 ml कम भी है। तो ये बिल्कुल ऑड पैकेजिंग हो गई, ऐसे थोड़ी पैक होके आता है कोई आइटम, ठीक है। क्लियर? स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग हटके। नेक्स्ट, पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन, एक सिंगल लाइन को सेम टाइप की पैकेजिंग में ही हम लोग पैक कर रहे हैं। मल्टीपल पैकिंग, मल्टीपल पैकिंग का मतलब है कि आप साबुन खरीदते हैं तो एक सिंगल साबुन खरीदते हैं तो वो आपको टेप हटा के वो काट करके देता है भाई दुकानदार। जब आप बंडल खरीदते हैं तो देखते हैं उसमें 4 साबुन चिपके हुए हैं आपस में एक टेप से। हैव यू गाइस सीन दैट? सर हम वाला खरीदते ही नहीं है, हम लोग लेकर आते हैं शावर, हैं वो शावर जेल खरीदते हैं हम लोग, यस, है ना। सो खैर, तो वो मल्टीपल पैकेजिंग है, जब 4-5 पैकेट एक साथ मिलकर आते हैं तो वो मल्टीपल पैकेजिंग होती है इस तरह से। अदर एप्लीकेशंस ऑफ पैकेजिंग एज अ मार्केटिंग टूल, हम मार्केटिंग की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? एक इंडियन कंपनी है टेस्टी बाइट करके, वो ईटेबल्स बनाती है और वो बोलती है कि हम फ्रोज़न और प्री कुक्ड फूड आइटम बेचते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 18 महीने तक की रहती है। पता है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है 18 महीने की शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट पैकेट में बनाना, और जो कि एक फूड आइटम हो। तो भैया ये पैकेजिंग का ही कमाल होता है कि लंबे समय तक आपका जो सामान है वो सेफ और खाने लायक बना रहता है। चलिए अगला सवाल, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करेंगे कि कितने का बिकना चाहिए या कितने का नहीं बिकना चाहिए। तो इसके 5 अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के लिए क्या है, आपने प्रोडक्ट कितने रुपए का ख़रीदा है, इस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितने दूसरे प्रोडक्ट के साथ है, क्या आप इलीगल प्राइसिंग तो नहीं बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपये का था 100 रुपये का बेच रहे हैं इस तरह का, या दूसरे मार्केटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब कोई कंपटीशन में तो भैया थोड़ा कम बेचोगे ना, सस्ता बेचोगे, तो ये सारी की सारी फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिटरमाइन करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर। अब भाई देखो ऐसा है कि कोई भी कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता, वो खरीदने आता है अपनी समस्या का समाधान आपसे। तो जितनी बड़ी समस्या का समाधान आपके पास होगा उतना ज़्यादा पैसा वो देने के लिए तैयार रहेगा, है कि नहीं, है ना। क्लियर? चलिए
जैसे कैंसर के इलाज के लिए अगर कोई करोड़ रुपए भी आज ले रहा है तो उसको दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो बीमारी का इलाज ही बहुत ही कम तरीके से हो पाता है, बहुत मुश्किल तरीन तरीके से। समझ रहे हैं? उसकी जो वैल्यू है वो बायर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लाइफ सेव कर रहे हैं उससे बड़ा तो पैसा है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। एक कैंडी, अगर मुझे कैंडी खरीदनी है, टॉफ़ी खरीदनी है, पल्स खरीदनी है, तो मैं 5-10 रुपये से ज़्यादा दूंगा ही नहीं। कैंडी छोटा सा शुगर का जो एकदम सिरप टाइप ऐसे बना रखा है, उसका क्या ही पैसे दें, ज़्यादा चीनी ही तो है उसके अंदर, 2, 4, 5, 10 रुपये। ठीक है। चलिए अगला, प्रोडक्ट की कॉस्ट, कितने रुपए में ये प्रोडक्ट आपका तैयार होके आता है। अब भाई इसका ये मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब कि उसमें मटेरियल कितने रुपए का लगा है, बनाने में क्या क्या खर्चा आया है, ये सारी चीज़ें। वेरिएबल कॉस्ट बार बार टैक्स बदल रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बदल रहा है, पैकेजिंग में दिक्कत आ रही है, या रॉ मटेरियल की प्राइसिंग चेंज हो गई है, ये वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट, ये भी अफेक्ट करेगा कि आप कितने रुपए का बेचो। महंगा आ रहा है आपका प्रोडक्ट पहले से, तो आप आगे भी तो महंगा बेचेंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। अगर आपके साथ कंपटीशन बहुत सारा है तो आप ज़्यादा महंगा नहीं बेचेंगे। लीगल कंसिडरेशन, मान लेते हैं प्राइसिंग बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रखती है मार्केटिंग के अंदर। तो फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को ज़रूरत है एक मेडिसिन की और उस दवाई की कीमत है मात्र 10 रुपये, लेकिन किसी बायर को चाहिए बहुत ही इमरजेंसी केस के अंदर और इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंपटीशन, कि मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो दवाई सिर्फ आपके पास है, तो हो सकता है कि आप 100 रुपये चार्ज कर लो उससे। ठीक है। लॉ आपको क्या बोलेगा? लॉ आपको इससे रोकता है, नियम कानून आपको इससे रोकता है, क्योंकि ये इलीगल प्रैक्टिस है। व्हाट द ट्रैफिक विल बियर, मतलब ये जब लोग है ही नहीं तो क्या ही हो जाएगा हमारा। दिस कैन बी डन बाय गवर्नमेंट बाय डिक्लेयरिंग द सेड मेडिसिन एज एन असेंशियल कमोडिटी। किसी ज़रूरी सामान को आप ज़्यादा प्राइसिंग पे रख कर नहीं बेच सकते। इसका एक्ट, असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसके लिए रूल भी बनाया गया 1955 के तहत। ठीक है। देन द सेलर डज नॉट हैव फ्रीडम टू चार्ज अबव द प्राइस लेवल फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं जिससे इलीगल प्रैक्टिसेस से लोगों को बचाया जाता है। दूसरे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। पहला, कंपनी की मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पर्सनल्स, या किस टाइप की पैकेजिंग यूज़ की गई है। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई क्रेडिट फैसिलिटी, ईएमआई वगैरह अवेलेबल है, आफ्टर सेल सर्विस कितने दिन तक मिलेंगी। ये सारे के सारे दूसरे एलिमेंट हैं जो आपके प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्या आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन बार बार बदला जा रहा है? अगर हाँ, तो नई मशीनरी लगती है, डिज़ाइन बदलने में कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इज प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी और मनी बैक गारंटी और सेलिंग थ्रू एक्सपेंसिव आउटलेट लाइक एयर कंडीशन शोरूम में आपको कोई सामान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? क्या आप ये सारी बात समझ पा रहे हैं विद्यार्थियों? तो अगले 3 सवाल आप लोगों के लिए, 6, 7, 8। ओके, चलिए तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। If you are not a tuition class student, please join our tuition classes, or for that you can call us on 828 4x7 188। ठीक है, ये क्रैश कोर्स चल रहा है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। इस तरह की दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं, आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www, बबलू नहीं है, W है, BBARL.com। ठीक, चलिए बाय बाय गाइज, यू गाइज आर रियली ऑसम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली क्लास में।